नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9:15 बज चुके हैं। 9:15 बजे का सेशन टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को लेके मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हो जाता हूँ। चलिए, तो आज भी जो है हम लोग उपस्थित हो गए हैं, तो एक बार तेजी से आप लोग रिस्पॉन्ड कर देंगे कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो सब कुछ यदि क्लियर मिल रही है, तो आप लोग तेजी से रिस्पॉन्ड करेंगे। और साथ में जो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करने का प्रयास करें। अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे तो सेशन में जो संख्या है वो आप लोगों की वापस मेंटेन हो जाएगी। चलें बात करेंगे दोस्तों, तो 9:15 बजे का सेशन आप सभी को पता है कि यह सेशन जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की परीक्षा, ईएमआरएस की परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए जो है पूर्ण रूप से डेडिकेटेड सेशन है। रोज 9:15 बजे मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह लेके आता हूँ। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों, तो एक दूसरा सेशन हम लोग जो एक दूसरी क्लास शुरू करने वाले हैं लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे, वो होगी आपके पीजीटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लास। जो लोग पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना चाहते हैं, पूरे डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ आप क्लियर करना चाहते हैं, साथ में इसका नोट्स बनाना चाहते हैं, तो ये क्लास जो होगी दीपावली के बाद से आप लोगों की शाम के 5 बजे से शुरू होगी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे। इसके लिए शुल्क जो निर्धारित किया गया है वो 799 रुपीज यानी 799 रुपए जो है वो निर्धारित किया गया है। यदि इस क्लास को आप ज्वाइन करना चाहते हैं या इस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर जो है वो येलो पट्टी पे दिखाई दे रहा होगा, 7007701847। इस नंबर पे आपको जो है वो जानकारी दे दी जाएगी, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगा। इस पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, लेकिन यदि आवश्यक हो तभी कॉल करें, अन्यथा आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों दूसरे सेशन की, तो सामान्य अध्ययन का जो सेशन है वो सुबह 10 बजे से नियमित रूप से आप लोगों को लाइव स्टडी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है। यदि आप लोग जो है जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, सामान्य अध्ययन को तैयार करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारे साथ 10 बजे जुड़िए। यह सेशन जो है मुख्य रूप से इस समय बिहार की जो परीक्षा है, बिहार शिक्षक भर्ती की, उसको जो है डेडिकेटेड है। साथ में आरओ एआरओ की परीक्षा उत्तर प्रदेश में होनी है और एपीएस का एग्जाम होना है। ये जो महत्वपूर्ण एग्जाम हम लोगों के सामने है, इसके लिए हम लोग जो है दोस्तों इस क्लास को कर रहे हैं। इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग जो है हमारे साथ नियमित रूप से 5-6 महीने जुड़ जाएंगे, उनका जीएस जो है वो बेसिक तो मैं एकदम क्लियर करवा दूंगा। उसमें कहीं कोई समस्या आप लोगों को 4-5 महीने में बेसिक पूरा का फंडामेंटल जो होगा वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अपने टीजीटी पीजीटी के जो है टेस्ट सीरीज की। तो आप सभी को पता है टीजीटी पीजीटी का जो है वो टेस्ट सीरीज लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे जो है वो नियमित रूप से संडे को कराया जाता है। इसके लिए शुल्क जो निर्धारित किया गया है वो 500 रुपए किया गया है। यदि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहां पे आपको जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दिख जाएगा, उसे आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को जो है दोस्तों 70% नए प्रश्न मिलेंगे, जो कहीं भी किसी भी एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं। ये सभी के सभी जो नए प्रश्न हैं, ये आपकी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, इन बुक्स के आधार पे आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा में जो है कम से कम 30% प्रश्न तो जरूर ही नए पूछे जाएंगे। और इन 30% प्रश्नों को तैयार करने के लिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसके लिए यह टेस्ट सीरीज है। आप सभी को पता है कि बिना टेक्स्ट बुक पढ़े, मैं बार-बार रट रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, कहता रहूँगा आगे भी, कि आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़िए। यदि टेक्स्ट बुक नहीं करेंगे तो इसमें से 70% प्रश्नों में से आप जो है 50% यानी 50% टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को भी आप नहीं कर पाएँगे और आप जो है डिमोरलाइज़ हो जाएँगे। तो आपको डिमोरलाइज़ नहीं होना है। आपको जो है वो किताब को पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और साथ में जो है टेस्ट सीरीज का आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के लिए क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जो है 4-5 किताबों को, एक टॉपिक की 4-5 किताबों को नहीं पढ़ सकते, एक विषय की 4-5 किताबों को नहीं पढ़ सकते। आपके पास इतना समय और इतना संसाधन जो है इकट्ठा करना ठीक भी नहीं है। मैं आप लोगों को 4-5 किताबों से मिलाकर जो है वो
ये टेस्ट सीरीज तैयार कर रहा हूँ, तो टेस्ट सीरीज का यदि आप लोग नियमित रूप से इस टेस्ट सीरीज का एक नोट्स बना लेते हैं, वन लाइनर नोट्स, जो इन्फॉर्मेशन आपको टेस्ट में दी जाती है उसका, तो आप लोगों के पास जो है 4-5 किताबों के ऐसे फैक्ट जो है वो कम से कम 2 से 3000 के बीच में, 2000 से 3000 के बीच में आपके पास वन लाइनर स्टेटमेंट और जो है कुछ ऐसे तथ्य हो जाएँगे जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। और जो 30% मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ कि जो आप लोगों से नए प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रतिशत प्रश्नों को उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस 2 से 3000 जो है वो में से आप लोग आसानी से इसमें से मैक्सिमम प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएँगे और मैक्सिमम प्रश्नों को कर पाएँगे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन है। ये टेस्ट सीरीज है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके। यदि कोई असुविधा होती है आपको, तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। चलिए, अब हम लोग जो है सेशन की तरफ चलेंगे और आज के सेशन के प्रश्नों को आपके लिए जो है दोस्तों मैं सेट कर देता हूँ ताकि आप लोग प्रश्नों को आसानी से पढ़ पाएँ और उसका उत्तर कर पाएँ। चलें, आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। यहाँ पे निर्वाचक गण नहीं, निर्वाचक मंडल होना चाहिए। निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। बी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आना जो है इस प्रश्न के लिए सही हो गया है। कुछ लोग ए विकल्प के लिए भी उत्तर कर रहे हैं। चलें, तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों सदनों के जो है दोस्तों सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति, और आप लोगों को हमेशा पढ़ते टाइम जो है वो जब भी आप लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पढ़ें, तो एक A4 साइज पेज लीजिए और उसमें बीच में एक जो है वो बॉर्डर बना दीजिए। एक तरफ आप प्रेसिडेंट को लिखिए, एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट को लिखिए। और ये करने के बाद से दोनों की जो है वो तुलनात्मक, दोनों का अध्ययन जब आप लोग करेंगे, तब जाके आपसे यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्न आपके गलत होने का चांस जो हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा। कभी भी प्रत्येक टॉपिक को जो है वो कंपेयर करके पढ़ें, जिसके साथ उसका सबसे अच्छा संबंध है, जिस टॉपिक के साथ, उसके साथ कंपैरेटिव स्टडी यदि आप करेंगे तभी आपको जो है वो आप 100% रिजल्ट अपना ले पाएंगे, आप अपनी मेहनत के अनुरूप। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जो है वो परीक्षा में जब सवाल आता है तो कर नहीं पाते हैं। वो बस इसलिए नहीं कर पाते हैं कि आप लोग सिर्फ पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ने के साथ में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है, थोड़ी बहुत साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत होती है आपके ब्रेन को, कि आपका ब्रेन जो है वो चीज़ों को कंपेयर करके आसानी से याद कर सकता है। ए विकल्प जो आपका, बी विकल्प जो होगा इस प्रश्न में सही हो जाएगा। जी, अभय प्रताप जी कह रहे हैं कि मनोनीत भी जी, सभी सदस्य, जब सभी सदस्य की बात की गई है, तो उसमें निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य जो है वो शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगले प्रश्न के लिए हम लोगों को फिर से थोड़ा-सा एडजस्टमेंट की आवश्यकता है, कर लेते हैं इसको। चलिए, कथन और कारण आपको दिया हुआ है। कथन और कारण को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें, दिया है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, अर्हित है। चलिए, कारण दिया गया है आपको कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त के आधार पे आप लोग अपना उत्तर करिए। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? यदि सही है तो व्याख्या है अथवा नहीं है, तो आप लोग उत्तर करेंगे। कथन कारण वाले प्रश्नों का करने का तरीका आप सभी को अवश्य पता होगा। चलें, ए विकल्प और बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। राकेश जी का, अभय जी का, प्रमोद जी का उत्तर आ रहा है। प्रमोद जी बी विकल्प के लिए कह रहे हैं, राकेश जी ए विकल्प के लिए, सुरेंद्र जी बी विकल्प के लिए। चलिए, प्रमोद जी नमस्कार। चलें, प्रदीप जी का ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है।
तो क्या दिया है? पहले में दिया है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। बिल्कुल सही है, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। दूसरे में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भैया पदेन सभापति होता है इसीलिए जो है इसके राज्यसभा के सदस्यता को जो है अनिवार्य किया गया है कि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने लायक होगा तभी उसे राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो कथन कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए विकल्प जितने सारे लोग चुन रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में जो है चले जाएँगे ए विकल्प के साथ। कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न। आज प्रश्न जो है काफ़ी बड़े हो गए हैं क्या? चलें, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है आपको बताना है। जो आपको सही ना लगता हो उसके लिए आप लोग उत्तर करिएगा। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद उत्तर करने का प्रयास करिए। चलें, वाईएआर का प्रश्न है कि सर जी कथन और कारण के प्रश्नों को कैसे हल करें? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर दूँगा। पहले आप लोग इस प्रश्न का उत्तर करिए। दिया है उपराष्ट्रपति बनने के लिए अब जब कथन कारण वाला प्रश्न आएगा तब आपके प्रश्न का आसानी से आपको समझा के उत्तर दे पाऊँगा। तो थोड़ी देर धैर्य रखिए। अभी कोई न कोई कथन कारण वाला प्रश्न फिर से आएगा। दिया है उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। ठीक है। दूसरा दिया है किसी राज्य की विधायिका का सदस्य उस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तीसरा दिया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है। चौथा दिया है उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। कौन-कौन सा सही है सही नहीं है आपसे पूछा गया है, तो आप लोग तेज़ी से उत्तर करेंगे। गलत जो है उसके लिए आप लोग उत्तर करेंगे, सही नहीं है पूछा गया है। मैक्सिमम लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। डी विकल्प मतलब 3 और 4 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है, सही है, ठीक है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा बिल्कुल औपचारिक महाभियोग के द्वारा जो राज्यसभा में प्रस्ताव लाकर उसे हटाया जाता है। तो ये तो दोनों सही हैं, 3 और 4 तो सही है, तो आप लोग कैसे इस प्रश्न को कर रहे हैं? फिर से सोच समझ के करिए। अच्छा, ए विकल्प अभय प्रताप जी सी विकल्प के लिए बात कर रहे हैं। सी विकल्प क्या है भैया देख लेते हैं 1 और 4, 4 में क्या दिया है? उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से जी नहीं, औपचारिक महाभियोग राष्ट्रपति के लिए नहीं, गलत दिया है। चलिए 4 तो गलत है। महाभियोग इसके लिए जो है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पहले लाना पड़ता है, उसके बाद से हटाया जाता है। तो महाभियोग नहीं कह सकते, औपचारिक महाभियोग नहीं कहा जाएगा इसको। चलें देखते हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। भैया यहाँ पे जनता का सदन कहा गया है और आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जनता का सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा जो है वो जनता के सदन के नाम से जानी जाती है। तो आप लोग इसमें ए विकल्प आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि किसी राज्य की विधायिका का सदस्य उस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं है, सही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का, तो 2 और 3 सही है, 1 और 4 गलत है। 1 और 4 सी विकल्प में दिया है, जो लोग सी विकल्प के साथ जाएँगे, उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सोच समझ के क्लियर है किसी को कोई कन्फ्यूजन? 1 और 4 के लिए। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया कैसे जाएगा? अनुच्छेद सहित आप लोग बताएं। ऐसे प्रश्नों में अनुच्छेद आप लोगों को अपने आप उत्तर कर कमेंट में लिखना चाहिए।
उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो विधि है वो किस अनुच्छेद में दी हुई है? तेजी से उत्तर करेंगे। तेजी से उत्तर करिए। राज्य परिषद के, लोकसभा के, कैबिनेट के या मंत्री परिषद के? ए विकल्प के लिए आप लोग उत्तर कर रहे हैं, कुछ लोग सी विकल्प के लिए उत्तर कर रहे हैं। तो देखिए, राज्य परिषद के ही राज्य परिषद अर्थात राज्यसभा, राज्यसभा के प्रस्ताव से हटाया जाता है। उत्तर आप लोगों का जो होगा ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आपका जो है उत्तर आ रहा है किसके लिए? आर्टिकल 67 के लिए। तो जो लोग आर्टिकल 67 की बात कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा बस स्पेसिफिक हो जाइए। आर्टिकल 67 बी, ठीक है, यानी आर्टिकल 67 सब आर्टिकल बी में इसका उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए सर्वप्रथम जो है वो राज्य परिषद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। तो आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, 14 दिन पूर्व सूचना देना भी इसके लिए अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? आपको बताना है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। एक बार थोड़ा सा आप लोग प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों मित्रों के साथ, तो संख्या और बढ़ सकती है। जो पुरानी संख्या है कम से कम उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस समय संख्या आप लोगों की बहुत कम हो गई है और ये थोड़ा सा मेरे उत्साह के लिए ठीक नहीं है। चलिए राकेश जी, कोई बात नहीं है। जब नियमित रूप से पता है तो आपको खाना पहले खा लेना चाहिए। खाना खाने के लिए तो मैं आपको रोक नहीं सकता। चलें भैया, उत्तर करेंगे तेजी से इस प्रश्न के लिए। चलें, ए विकल्प के लिए, बी विकल्प के लिए, डी विकल्प के लिए कई सारे उत्तर आप लोगों के आ रहे हैं। चलें, तो ध्यान रखिएगा। बात करेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति के पद को किसने किसने संभाला है। तो यदि हिदायतुल्लाह जी की हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने जो है उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। कब से कब तक? 1979 से जो है वो आपके 84 तक इन्होंने जो है वो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। वहीं जब हम शंकर दयाल शर्मा जी की बात करते हैं तो शंकर दयाल शर्मा जी जो है आपके 1987 से लेके 1987 से 1992 तक जो है ये उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। बाकी फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीवा रेड्डी ये उपराष्ट्रपति के रूप में ये लोग नहीं रहे हैं। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा 1 व 4 के लिए सही हो जाएगा। जो लोग 1 व 4 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बी विकल्प के लिए सही है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। पहला दिया है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। दूसरा दिया है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा आपको दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। चौथा आपको दिया है यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। चारों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, कौन-कौन सा इसमें से जो है वो सही है उसके आधार पे आपको उत्तर करना है। सी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो भैया संघ की कार्यपालिका शक्ति दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री में निहित है, गलत है। क्यों गलत है भैया? क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 सब आर्टिकल 1 यदि आपने पढ़ा हो तो आपको आसानी से ये जो है इसको छांट लेंगे। तो अब देख लीजिए ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका क्या होता है। ये अब मान लीजिए आपको जितने सारे उत्तर दिए हैं वो 3 विकल्प वाले दिए हैं। मतलब 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4 और 1 3 4। अब जब आपको पहला ही स्टेटमेंट पढ़ते हुए पता चल गया
कि हमारा जो उत्तर है वो उसमें 1 नहीं होगा और इसके बाद सिर्फ 3 ही विकल्प आपके पास अब बचे हुए हैं। तो जो भी दिया होगा वो सब सही दिया होगा, तो जिसमें 1 नहीं है आँख बंद करके उसको चुन लीजिए। 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। अब बाकी के लिए आपको अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इससे जो है अपना टाइम सेव कर सकते हैं। सी विकल्प आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 क्या दिया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल जो है दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसके बाद से जो है परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री के आग्रह पे या उससे जो है वो राष्ट्रपति करता है। अगला दिया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। बिल्कुल जो है दोस्तों प्रधानमंत्री ही जो है वो मंत्रिपरिषद का या कैबिनेट का मुखिया होता है। आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, कोई ज़रूरी नहीं है। किसी के भी व्यक्ति को जो है वो प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बस शर्त यह है कि 6 माह के अंदर जो है उसे किसी न किसी एक सदन की सदस्यता आवश्यक रूप से लेनी होगी। यदि ये 6 माह के अंदर इनको सदस्यता नहीं मिलती है, तो इनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद अ, 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके दायित्वों का प्रावधान है? तेज़ी से आप उत्तर करेंगे और आप लोग उत्तर करते रहिए, थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। थोड़ा-सा समय बस दे दीजिए मुझे। चलें, हर तरह के मरीजों का इलाज है मेरे पास। कुछ ज़हनी मरीज होते हैं, जिनका मानसिक संतुलन खराब होता है, जिनकी परवरिश जो है वो गड़बड़ हुई है, वो क्लास को डिस्टर्ब करने चले आते हैं। ऐसे लोगों से घबराना नहीं चाहिए। अब चूँकि हम लोग पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, तो हम लोग बहुत कुछ कर नहीं सकते। चलें, दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के प्रावधान 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके दायित्व दिए गए हैं 78 में भैया? चलें, तो प्रधानमंत्री का दायित्व दिया गया। क्या है प्रधानमंत्री का दायित्व? आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री का दायित्व क्या है? चलें, तेज़ी से उत्तर करिए। क्या है प्रधानमंत्री का दायित्व जो आर्टिकल 78 में दिया गया है? चलें, तेज़ी से उत्तर करेंगे तभी बढ़ेंगे आगे। चलें, बहुत बढ़िया। तो यदि 78 की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो है दोस्तों आपकी कार्यपालिका और प्रशासन संबंधी सभी तरह की जानकारियाँ जो होती हैं, वो प्रधानमंत्री को किसको देनी होती हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जो है सूचना देनी होती है, जानकारी देनी होती है। तो आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति को जो है वो सूचित करने की ज़िम्मेदारी 78 के तहत प्रधानमंत्री की है। यही उल्लेख जो है आपके 78 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य मंत्रीगण। जो है का तात्पर्य क्या है? जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना, प्रशासनिक कार्यवाहियों के बारे में, विधियों के बारे में, कानूनों के बारे में प्रेसिडेंट को सूचना देना, जो है वो प्रधानमंत्री का दायित्व है, कर्तव्य है। चलें, आसान सा प्रश्न है, जितने कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, इन्हीं से मिलके जो है वो कैबिनेट या मंत्रिपरिषद बनती है, तो आपका उत्तर माफ़ करिए कैबिनेट बनती है। उत्तर आपका जो होगा इसमें बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प के साथ जाएँगे, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। अगला प्रश्न,
संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला दिया है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों आबलिक विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा दिया है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। चलिए आप उत्तर करिए कौन कौन सा इसमें सही है। संघ सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन आप दोनों कथनों पे आप लोगों को विचार करना है। चलें भैया, तो कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय अथवा विभागों का सृजन किया जाता है। जी नहीं दोस्तों, मंत्रालय और विभागों का सृजन जो है वो संसद के द्वारा विधि के अनुसार किया जाता है, कैबिनेट की सलाह पे नहीं होता है। तो यहाँ पे गलत दिया है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दिया है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल जो है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत, तेजी से अनुच्छेद उत्तर करिए, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद बताने का प्रयास करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सावधानी पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है। अगला दिया हुआ है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। चारों में से किसी एक के लिए उत्तर करिए। चले ठीक है। चले भैया तेजी से उत्तर करें। चले अब आप लोग ए विकल्प डी विकल्प में जो है वो झूल रहे हैं। कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं, एक आध लोगों का उत्तर जो है ए विकल्प के लिए आया हुआ है। चले भैया, तो दिया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सावधानी पूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सावधानी पूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। जी बिल्कुल सही दिया हुआ है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आर्टिकल 77 सब आर्टिकल 3 को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यों को सावधानी पूर्वक से करने के लिए, इसके लिए जो है वो नियम बनाता है। ठीक है। दूसरा दिया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से की जाती है। भैया, जो कार्यपालिका कार्यवाही होती है वो प्रधानमंत्री के नहीं जबकि राष्ट्रपति के नाम से होती है। राष्ट्रपति के नाम से सारी कार्यवाही जो है वो राष्ट्रपति के नाम से होती है। इसके लिए यदि आप लोग जो है अनुच्छेद देखेंगे तो आपका 77(1) आर्टिकल 77(1) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति जो है सभी कार्यपालिक कार्यवाहियां जो होंगी वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि यही जो है वो राष्ट्र का मुखिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वह, तेजी से उत्तर करिए। प्रधानमंत्री यदि उच्च सदन का सदस्य हो, उच्च सदन के लिए आप लोगों को उत्तर करना है। चलें, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। दूसरा दिया है, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर लीजिए।
चलें, सभी लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। भैया अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कहाँ लाया जाता है? ये लाया जाता है लोकसभा में, और जब प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य ही नहीं है, तो लोकसभा में वोट कैसे देगा? लोकसभा में वही लोग जो है मतदान कर सकते हैं जो लोकसभा के सदस्य हैं। तो ए विकल्प ही आपका जो होगा इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। आप लोग ए विकल्प के साथ जाएँगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? चलें भैया, अनुच्छेद 70, 72, 74 और 75 किसी एक को चुनिए तेजी से। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है कौन सा अनुच्छेद? चलें, तो आप लोग यदि 75 की बात कर रहे हैं तो उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग जितने लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं सबका उत्तर सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। जब प्रश्न को बड़ा कर देता हूँ तो प्रश्न जो है वो बड़े आने लगते हैं। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है इसमें से, ध्यान से आप लोग करेंगे। थोड़ा सा छोटा ही करता हूँ पहले। चलिए, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? आपको कोई एक वक्तव्य इसमें से सही होगा, उसके लिए आप लोगों को उत्तर करना है। तेजी से करिएगा। नीचे कूट ऊट नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। चलें, डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में। ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है इस विषय में भारत के राष्ट्रपति तथा के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। और चौथा दिया है अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में अ, सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक के प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। चलें, बहुत बढ़िया। सभी लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं कि अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने के लिए पूर्णतः अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। बिल्कुल आपका उत्तर सही है, लेकिन ए विकल्प जो आपको दिया है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए वह स्वतंत्र है, इसमें क्या गलती है? बस गलती मुझे बता दें आप लोग ए विकल्प की, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोगों ने रटा नहीं है इस प्रश्न को। ए विकल्प में क्या एरर है जिसकी वजह से आप लोग सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं? चलें, तेज़ी से थोड़ा उत्तर करिए। नहीं, कोई एक ही विकल्प सही होगा, एक साथ 2 विकल्प नहीं सही हो सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। आईएएस के एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था। कोई बताना चाहेगा? राकेश कुमार जी कह रहे हैं। अरे मैं कह तो रहा हूँ कि 2 सही नहीं होगा, कोई एक ही सही होगा। बहुत बहुत माइन्यूट सा अंतर है, जानबूझ के इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग बताएँ। कोई बताना चाहता है तो बताएँ, नहीं तो आप लोग बस मुझे हिंट कर दीजिए। मैं राकेश कुमार जी, पहले बता चुका हूँ राकेश जी, ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। चलिए, दिया है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पे क्या कहा गया है? संसद के दोनों सदनों, मतलब सिर्फ और लोकसभा और राज्यसभा, जबकि ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी व्यक्ति को, आप में से भी किसी व्यक्ति को उठाकर मंत्री बना सकता है। उसके लिए ये सिर्फ दोनों सदन की बाध्यता नहीं है। बस
अंतर इतना है कि यदि आप इन दोनों सदन के सदस्य हैं, आपको मंत्री बना दिया जाएगा, तो आप 5 साल के लिए जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, चूँकि सभी मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो कार्य करते हैं। तो कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति ही हटा सकता है। तो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक आप रह सकते हैं। लेकिन जब किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है जो ना ही लोकसभा का सदस्य है, ना ही राज्यसभा का, तो उसके लिए आप सभी को 6 महीने का प्रावधान पता होगा कि 6 माह के अंदर उसे न किसी एक सदन की सदस्यता दिलानी पड़ेगी। तो सिर्फ ये कहना कि दोनों सदन के सदस्यों में से अपने मंत्रियों को का चयन करने के लिए जो है स्वतंत्र है, ये गलत है। वह किसी भी व्यक्ति को रोड से उठा के किसी व्यक्ति को जो है वो मंत्री बना सकता है। इसके लिए पूर्णतः जो है अपने स्वविवेक का वह प्रयोग करता है। बस थोड़ा-सा इसमें जो है एक पॉइंट छूट गया है, एक कड़ी छूट गई है जिसकी वजह से ये आपका सी विकल्प जो होगा सबसे उपयुक्त हो जाएगा। अब यदि जो आपको सी विकल्प नहीं दिया रहता, तब आप जो है ए विकल्प का चुनाव कर लेते। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। उपरोक्त में से कौन-कौन से कथन सही हैं आपको बताना है, तेजी से उत्तर करिए। चलें, अब इस प्रश्न को समझ के उत्तर करिए, क्या कह रहा है प्रश्न? बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। तो भैया आप सभी को पता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपके 75(3) में दिया गया है। और जब ये 75(3) में दे दिया गया है कि मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो यह एक संवैधानिक बाध्यता भी हो गई। क्योंकि यदि इस उत्तरदायित्व को फॉलो नहीं किया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आप संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व का सिद्धांत 75(3) में दिया गया है और यह एक संवैधानिक बाध्यता है, तो तीनों ऊपर से सही हो जाएंगे। और भारतीय संविधान में 74(3) जैसा कोई अनुच्छेद ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल बी विकल्प के साथ जो लोग जाएंगे उनका उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तेजी से उत्तर करिए, इसमें से कौन-कौन सा सही है के लिए। चलिए, इसमें बी विकल्प, सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है आप सभी का। चलें, पहले में दिया है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो भैया अभी आपको मैंने बताया कि उत्तरदायित्व जो होता है वो लोकसभा के प्रति होता है, संसद के प्रति नहीं। केवल लोकसभा के प्रति जो है वो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा दिया है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति नियुक्त करता है और जब जो है वो प्रधानमंत्री कहेगा तब इनको हटा भी सकता है, तो प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, बिल्कुल सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। आप सभी ने जो है अभी प्रधानमंत्री का जो दायित्व है, प्रधानमंत्री के दायित्व को आप लोगों को मैंने बताया है। तो विधि निर्माण के लिए जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा, ये अनिवार्यता है। तो आपका जो 2 और 3 विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे होंगे। अन्य सब लोग जो इधर-उधर किसी उत्तर का चुनाव कर रहे थे, आप लोग अपना करेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? भैया संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
लेकिन इसका पालन किया जाता है किसके रूप में? परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। पहला दिया है वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। दूसरा दिया है कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अ, चौथा दिया हुआ है कि अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करता है। चलें, तो सबसे पहले नीचे वाले विकल्प से देख लेते हैं भैया कि अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति का कृत्य करेगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग देते हैं तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सीजेआई जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो ये आपका जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का जो है वो प्रतिनिधित्व हो, सीधी सी बात है भैया। तो इसमें जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। समानता की बात की गई है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। इसका उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। यही आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके त्यागपत्र देने का यानी यदि अविश्वास प्रस्ताव ले आया जाता है लोकसभा में और बहुमत दल जो है विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं करा पाती है, ऐसी स्थिति में जो है वो प्रधानमंत्री जो होता है वो अपनी पूरी मंत्रिपरिषद के साथ त्यागपत्र दे देता है। लेकिन यह परंपरा है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? चलिए बताइए भैया, मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है इसमें से? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव, चारों में से किसी एक को चुनिए। चलें, सभी लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। विश्वास प्रस्ताव ही जो है एकमात्र ऐसा प्रस्ताव है इसमें से जो मंत्रिपरिषद रखेगी। बाकी अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव जो है वो किसी के द्वारा रखा जा सकता है। मुख्यतः जो है विश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। भर्त्सना प्रस्ताव भी जो है वो सरकार की नीतियों की आलोचना के लिए जो है वो किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव जो है किसी एक सदस्य के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा भी लाया जा सकता है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, मंत्रिपरिषद सिर्फ जो है वो अपना विश्वास प्रस्ताव रख सकती है यदि उसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा गया है तो। अगला प्रश्न दिया है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। चलिए बता दीजिए। यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो कम से कम कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? 30, 40, 50 और 60 में से किसी एक का चुनाव करिए। बेसिकली यहाँ पे अनुसमर्थन देना चाहिए, लेकिन प्रश्न में जो है वो प्रिंटिंग एरर है, तो आप लोग उसके आधार पे उत्तर करिए। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने जो है वो लोगों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है? चले भैया, तो जितने लोग 50 की बात कर रहे होंगे, यदि किसी को भी जो है अविश्वास प्रस्ताव सदन में ले आना है सरकार के खिलाफ, तो उसके लिए जो है कम से कम 50 लोगों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। सदन के 50 लोग यदि इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो हस्ताक्षर करते हैं, तभी अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं रखा जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यह जो है वो संसदीय नियम 198 संसद की प्रक्रिया को चलाने के लिए कुछ संसदीय नियम बनाए गए हैं, उसमें संसदीय नियम 198 इसका उल्लेख करता है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपको जो दिया है इसके लिए प्रश्न को फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा, आज बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है आगे पीछे। चलिए, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करिए भैया विचार आप लोग।
पहला दिया है भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा दिया है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्थापित किया जा सकता है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। चलिए भैया सी विकल्प के लिए आप लोग उत्तर कर रहे हैं, कुछ लोगों का उत्तर, कुछ एक लोगों का उत्तर जो है बी विकल्प के लिए आ रहा है। दिया है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। बिल्कुल जो है दोस्तों सही दिया है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा, बिल्कुल सही है, लोकसभा में ही लाया जाएगा क्योंकि लोकसभा में ही जो है वो सरकार की का बहुमत होता है। तो आपको लोकसभा में ही जो है अविश्वास प्रस्ताव ले आना पड़ेगा। तो आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, जो लोग सी विकल्प के साथ जाएँगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। चलें। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन-सी एक सही स्थिति नहीं है? बता दीजिए भैया। यदि आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो त्यागपत्र दे देती है, ऐसी स्थिति में कौन-सी एक स्थिति सही नहीं होगी? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएँ। और चौथा दिया है अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेगी। चलिए तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। सभी लोग सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का उत्तर सी विकल्प के लिए आ रहा है, कुछ लोगों का ए विकल्प के लिए आ रहा है। इसका सीधा-सा मतलब है कि आप लोगों ने राष्ट्रपति शासन को कभी पढ़ा ही नहीं है। राष्ट्रपति शासन मतलब अनुच्छेद 356। 356 को यदि आपने पढ़ा होता ध्यान से, तो ये प्रश्न कभी गलत ही नहीं हो सकता है। और ये चिंता की बात मेरे लिए इसलिए है कि ये ऐसे-ऐसे लोग प्रश्न गलत कर रहे हैं, जिनको कई बार ध्यान दिला चुका हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझ रहे होंगे, जो लोग नियमित रूप से सेशन में एक लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 356 का जो प्रयोग है, वो संवैधानिक तंत्र की विफलता पे जो है वो होता है। और इसका मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र से राष्ट्रपति शासन का लेना-देना क्या है? मुझे कम से कम इतना तो आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन का मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र से क्या लेना-देना है। कॉमन सेंस नाम की चीज़ को आप लोग जो है, वो फ्लश कर चुके हैं क्या वॉशरूम में? कॉमन सेंस को यूज़ करिए। राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो सकता है, मंत्रिपरिषद जो है वो आपकी यदि इस्तीफा दे देती है या त्यागपत्र दे देती है तो। तब तक यह जो है वो इस्तीफा देने के बाद से या कोई नया कार्य नहीं करेंगे, लेकिन जो आवश्यक कार्य हैं वो सब ये करते रहेंगे, तब तक के लिए जब तक नई लोकसभा चुन के नहीं आ जाती है। ये विकल्प सही हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बाकी सारे विकल्प सही दिए हुए थे। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? बताना है आप लोगों को कि ऐसा इसमें से कौन एक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री जब बना था उस समय लोकसभा का सदस्य था। देवे गौड़ा जी, आई के गुजराल जी, चंद्रशेखर जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। चलें, चलें।
नवंबर 1990 से लेके जून जून 1991 तक जो है आपके चंद्रशेखर जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के पद पे कार्यरत थे। ठीक है? और उस समय यह जो है आप लोगों ने बलिया का नाम सुना होगा, बागी बलिया आप लोग उससे कहते हैं, वहां से ये सांसद हुआ करते थे। बलिया। और जब ये बलिया से सांसद थे इसका मतलब क्या है? ये लोकसभा के सदस्य थे। वहीं जब हम देवेगौड़ा जी की बात करते हैं, आपके आई के गुजराल की बात करते हैं, मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं, तो ये सभी लोग जो है वो राज्यसभा के सांसद थे या राज्यसभा के सदस्य थे। प्रश्न में कुछ ऐसा नहीं है, टेक्निकल नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें से आप लोगों को सारे प्रधानमंत्रियों को याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग देवेगौड़ा जी हो गए, गुजराल जी हो गए, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, आप लोगों को 4 नाम तो याद करने हैं, जो लोग राज्यसभा के रहते हुए राज्यसभा की सदस्यता के साथ प्रधानमंत्री बने थे। तो इसको ध्यान रख सकते हैं आप लोग आसानी से। अगला प्रश्न, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है? आपको एक बताना है जो सही नहीं है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। इस एक पद पे जो है वो आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है के लिए उत्तर करिए। चलें, बी विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए, डी विकल्प के लिए कई सारे उत्तर आप लोगों के आने लगे हैं। चलें, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की यदि बात करें तो भैया पूर्व वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री रहे हैं, भारत के वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। रिजर्व बैंक के जो है वो गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं ये, यही आपसे पूछा जा रहा था। आपका सी विकल्प जो होगा इस प्रश्न में सही हो जाएगा, जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कथन और कारण के रूप में। वाईएआर जी हैं या नहीं है? स्थित हैं या चले गए? कथन और कारण पूछ रहे थे आप, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। चलिए, दिया हुआ है कथन, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उसका क्रियान्वयन करते हैं। कारण दिया है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तेजी से उत्तर करिए। कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा गलत होगा, उसके आधार पर उत्तर करना है आप लोगों को। ए विकल्प के लिए उत्तर आना शुरू हो गया है। मैक्सिमम लोग जो है ए विकल्प की बात कर रहे हैं। यानी ये विकल्प में क्या दिया है? कथन कारण सही है, व्याख्या भी है। चलिए, क्या दिया है भैया? मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उसका क्रियान्वयन करते हैं। कारण में दिया गया है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। भैया उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसके लिए है? लोकसभा के लिए है। नीति बनाने के लिए और उसका क्रियान्वयन कराने का उत्तरदायित्व का सिद्धांत तो है नहीं। तो जब ये दोनों अलग-अलग सही होंगे तो आपका जो माफ करिएगा, बोल क्या रहा हूँ? ये इनका उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो किस चीज के लिए है? लोकसभा जो है वो सुचारू रूप से कार्य करती रहे इसी के लिए है। तो आपका कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी सही हो जाएगी। तो लोकसभा के प्रति इनका उत्तरदायित्व है और लोकसभा ही जो है वो लोकसभा के ही सदस्य कौन-कौन होते हैं? मंत्री होते हैं जो लोकसभा का महत्वपूर्ण योगदान होता है किसमें? नीति बनाने में मंत्रियों का और जो कार्यपालिका होती है उसके जो है ये संरक्षक भी होते हैं। तो अपने उत्तरदायित्व का पालन जो है ये लोग करते हैं किसके रूप में? नीति बनाते हुए उसके कार्यान्वयन में। तो आपका कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा, स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जो लोग इसमें
1 सेकंड रुक जाइए थोड़ा-सा। प्रश्न गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा-सा धैर्य रखिए। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उसका क्रियान्वयन करते हैं। और संसदीय प्रणाली में मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। इसमें लोक सेवकों का उल्लेख का संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। ठीक है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोकसभा के सदस्य हैं ये। ठीक है, मंत्री जो हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं या किसी भी सदन के सदस्य हैं, तो उनकी जो है वो नीति में भागीदारी तो होगी, लेकिन लोक सेवकों का संबंध जो है वो स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों सही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं होगी। कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं है। बी विकल्प के साथ जाइए। किसी को कोई समस्या? प्रश्न को लेके कोई समस्या है या समझ गए हैं आप लोग? मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उसका क्रियान्वयन करते हैं, बिल्कुल सही बात है, कहीं कोई समस्या इस बात को लेके तो है नहीं। समस्या कहाँ आ रही है कि इसमें कहा जा रहा है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, लेकिन लोक सेवक के लिए उत्तरदायित्व का सिद्धांत का संबंध नहीं है इससे, तो आपका दोनों सही हो जाएगा, बस व्याख्या नहीं हो पाएगी। आगे बढ़िए, प्रॉब्लम नहीं है तो। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। दूसरा कथन दिया गया है कि कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं। तीसरा दिया है कि यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो वह आवश्यक नहीं है कि वे समिति के अध्यक्ष हों। और चौथा दिया हुआ है कि संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बताइए इसमें से कौन-कौन सा सही है, कौन-कौन सा गलत है? फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आपको सारे विकल्प दिख रहे होंगे। चलें, तो भैया देखिए, पहला दिया है संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल जो है दोस्तों, कैबिनेट समितियों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, सही दिया है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं, दूसरा भी सही दिया है। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हैं तो आवश्यक नहीं है कि वे समिति के अध्यक्ष हों। भैया प्रधानमंत्री जो है वो सर्वोच्च पद है किसका? संसद का, लोकसभा का, माफ करिएगा। और यदि सदन में कोई समिति बन रही है, ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए, यह व्यवहारिक भी नहीं है और नीतिगत भी नहीं है, तो यह तो गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष संसदीय मामलों की समिति के नहीं होते हैं। तो आपका जो 1 और 2 है वो सही हो जाएगा और 3 और 4 गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही और 3 और 4 गलत आपके डी विकल्प में दिया है। जो लोग डी विकल्प के साथ जाएँगे उनका उत्तर सही है। क्या बात है! सारे लोगों ने क्यों इस प्रश्न को गलत कर दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या है ऐसा इस प्रश्न में? चलें, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? बता दीजिए भैया। सेंट्रल गवर्नमेंट में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी, भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यदि पदानुक्रम आपने पढ़ा हो तो आप आसानी से इसके लिए उत्तर कर सकते हैं। चलें, ए विकल्प, बी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। जो लोग इसमें मंत्रिमंडल सचिव की बात कर रहे होंगे, मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है, वो एक सुपर सीनियर आईएएस होता है, ठीक है? वह राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता है, वो ब्यूरोक्रेसी से जो है वो चुन के आता है। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा।
इसलिए उसे जो है वो केंद्र सरकार का उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कहा जाता है, पब्लिक सर्वेंट होता है ये। बी विकल्प के लिए उत्तर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट के आधार पे किया गया? आप लोगों को बताना है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जो है किस रिपोर्ट पे हुआ था? गोपालास्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णामाचारी और बी.सी. राय, चारों में से एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए। चलो बहुत बढ़िया, आप सभी का उत्तर आना शुरू हो गया है बी विकल्प, सी विकल्प के लिए। कुछ लोग ये विकल्प की भी बात कर रहे हैं। चलें, तो जो लोग इसमें ए विकल्प की बात करेंगे, गोपाला स्वामी अयंगर 1949 में जो है 1949 में गोपाला स्वामी अयंगर के द्वारा जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसी रिपोर्ट के आधार पे जो है वो संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया। किस तरीके से पुनर्गठन किया गया तो ध्यान रखिएगा। इसका पुनर्गठन हुआ प्रारंभ में जो है वो 15 अगस्त 1947 को केवल जो है 18 जो है वो मंत्रिमंडल का 18 जो है वो अ, विभाग थे। ठीक है, वर्तमान में इनकी संख्या जो हो गई है वो 52 हो गई है। यानी मंत्रालय जो प्रारंभ में 18 हुआ करते थे, मंत्रालय 52 नहीं 51, 51 मंत्रालय जो है इस समय है। तो पहली बार जो है जो आपका मंत्रिमंडल है इसका पुनर्गठन जो किया गया था 1949 के गोपाला स्वामी अयंगर की रिपोर्ट के आधार पे किया गया था। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तेजी से उत्तर करिए। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। चलें भैया, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की यदि बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं वो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होते हैं। तो इनको आप लोग याद रखिएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है भैया? आपको बताना है सुरक्षा समिति का प्रधान, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? क्लास हुई तो थी 10 बजे से जीएस की। आप क्लास को आपने ज्वाइन नहीं किया सरिता जी। चलिए भैया कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है अब। चलिए, तो बी विकल्प के लिए फिर से आप सभी का उत्तर आना चाहिए। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समाधि स्थल दिए हुए हैं व्यक्तियों के, जैसे पंडित नेहरू की समाधि स्थल का नाम दिया हुआ है शांति वन। आपके शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम दिया हुआ है विजय घाट। इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम जो दिया हुआ है वो शक्ति स्थल दिया है। राजीव गांधी जी की समाधि स्थल का नाम जो है कर्म भूमि दिया हुआ है। कौन सा इसमें से गलत है आपको बस वही पहचानना है और सही भी मुझे बता दीजिएगा। चलें तेजी से उत्तर करिएगा। गलत कौन सा है? किसकी समाधि स्थल जो है वो गलत दी हुई है इसमें? ए और बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है।
अब ये आसान-आसान से प्रश्न बच्चों को जो मतलब एससीईआरटी लेवल, एनसीईआरटी लेवल पे जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जी, मॉर्निंग में 10 बजे से होती है क्लास जीएस की। ऐसे प्रश्न आप लोग गलत करेंगे, ये ठीक नहीं है। चलिए, पंडित नेहरू की जो समाधि स्थल है उसका नाम जो है शांतिवन है, बिल्कुल सही दिया है। आपको एलवी शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की बात की जाए, इनके समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल की बात करें तो उसका नाम शक्ति स्थल है। राजीव गांधी की यदि हम समाधि स्थल का नाम देखें तो इनका इस समाधि स्थल का नाम जो है वो वीर भूमि है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्या लिख दिया मैंने? वीर भूमि। और कर्म भूमि की यदि बात करें तो ये किसका है भैया? शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि का नाम है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। डी विकल्प आपका जो है वो गलत दिया था। राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम वीर भूमि है और कर्म भूमि जो नाम आपको दिया है ये शंकर दयाल शर्मा की जो है वो समाधि स्थल का नाम है। बाकी सभी जो है वो सही सुमेलित दिए हुए हैं। तो आपका उत्तर इसमें डी विकल्प के लिए सही होगा, कोई समस्या नहीं होगी। चलें, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है, तो बस इतना करिए कि अपने दोस्तों मित्रों के साथ थोड़ा-सा वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफ़िकेशन को दबाइए, जिससे कि आपको नियमित रूप से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके लाइव क्लास की। साथ ही बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लास की, तो ये दीपावली के बाद से शुरू हो रही है, पेड क्लास है। ये लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चलेगी। आप लोग चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और लाइव क्लासेस ले सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। वहीं हम यदि बात करते हैं कि सामान्य अध्ययन की क्लास जो हम लोगों की है वो सुबह 10 बजे से नियमित रूप से चल रही है। आज भी क्लास चली है। आप सभी लोग जो है, जो लोग भी सामान्य अध्ययन की तैयारी जीएस को जो लोग भी जीएस तैयार करना चाहते हैं अपना, चाहे वो आप बिहार टीजीटी, पीजीटी के लिए कर रहे हो तैयारी, आप पीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एपीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप आरओ एआरओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप उसके लिए जो है सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़िए। 1 घंटा जो है वो नियमित रूप से आप लोग मुझे 6-7 महीना दे दीजिए। पूरा जीएस जो है आपका पूरा बेसिक मैं आप लोगों का क्लियर करा दूँगा। किसी भी एग्ज़ाम में जब आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएँगे, यदि आप फ्रेशर हैं, तो आप लोगों को जो है वो किसी भी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा इतनी ज़्यादा। मैं आप लोगों को अभ्यास करवा दूँगा। जो लोग पुराने हो चुके हैं, पुराने चावल हैं, लंबे समय से जो है वो उनकी दाल गल नहीं रही है, भैया आपको भी जो है अभ्यास की ज़रूरत है, क्योंकि आपने पढ़ा बहुत कुछ है, आप पढ़ते बहुत कुछ हैं, बस नियमित रूप से अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं और आप जो है और पुराने चावल होते जा रहे हैं। तो आप जो है वो आप भी सफलता प्राप्त करें। यदि आपको जल्दी से सफलता प्राप्त करनी है, तो नियमित रूप से आप अभ्यास करिए हमारे साथ जुड़ के, और हम लोग जो है 6 से 8 महीने में पूरे जीएस को अच्छे तरीके से कम 2 से 3 बार मैं आप लोगों को करा दूँगा। और अब उसके बाद आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे साथ कितना आप लोग जो है स्वयं अध्ययन कर रहे हैं, और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो कितनी सारी चीज़ें आप जो है कंठस्थ करते जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी जो होगी वो कैसी होगी। सिर्फ़ मेरे करा देने से मैं ये नहीं कह सकता कि मैं करा दूँगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि ऐसा कोई भी कह रहा है तो वो आपके साथ जो है धोखा कर रहा है। आपको अपनी कैपेसिटी स्वयं की डेवलप करनी पड़ेगी। आप अपनी कैपेसिटी डेवलप करिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। सुबह 10 बजे ये आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पे क्लास मिलेगी। साथ ही टेस्ट सीरीज़ आप लोग जो है जॉइन कर सकते हैं। जो लोग टेस्ट देने के इच्छुक हों, आप सभी को पता है ₹500 इसके लिए फीस है। आपको इसके संदर्भ में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पे 7007701847 इस नंबर पे संपर्क करिए और आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। आपको 70% इसमें नए प्रश्न मिलेंगे। नए प्रश्नों का क्या योगदान है, ये कितनी बार मैं बताऊं, बताते-बताते मैं थक गया हूं। यदि आपको लगता है कि नए प्रश्नों को मुझे सीखना चाहिए, नए प्रश्नों के बारे में जानना चाहिए, नए तथ्यों का नोट्स बनाना चाहिए, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए।
जो आपकी 4-5 महत्वपूर्ण किताबें हैं, सभी किताबों से निकाल के ये नए प्रश्न मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो आप लोगों की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए अब आप लोग मुझे अनुमति देंगे, कल सुबह फिर साढ़े 10 माफ़ करेंगे 10 बजे हम लोग जो है वो जीएस की क्लास में मिलेंगे, इसी चैनल पे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।